सर इब्तिदा करते हैं, हम आते हैं इम्पेयरमेंट पे और क्विकली अब तक जो हम पढ़ चुके हैं उसको एक दफ़ा रिवाइज करेंगे और फिर क्या होगा सर, फिर हम बढ़ेंगे आगे। सर नए स्टैंडर्ड तो अगली क्लास है, लेकिन सर आज की क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स है मेरा बच्चा, वो जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स कुछ यूं हैं कि वो कॉन्सेप्ट वैसे तो कंसोलिडेशन वाले भी हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना, फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं बहुत सारी चीज़ें हम यूं करेंगे कि हम कंसोलिडेशन के साथ पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इंशाल्लाह साथ साथ आप लोगों को ये चीज़ें करवाई जाएं, तो कॉन्सेप्ट्स आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर जब कंसोलिडेशन में आएंगे तो हमारा थोड़ा सा वक्त भी बचेगा, थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। क्विकली सर रिवाइज करता हूं जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में एक तो हमने पढ़ा था सर डिसेंट एटम वाला सवाल जो लास्ट 20, सही है सर, कोरोना वाला। फिर हमने सर क्या पढ़ा था, फिर हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा था क्या, हमने कहा था सिनर्जेटिक और सिनर्जेटिक नॉन सिनर्जेटिक गुडविल। एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि सर अगर KNS कोई भी कॉलेज, सीडर कॉलेज, क्रेडो कॉलेज अक्वायर कर लेती है तो वो KNS के लिए पैसे बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ाएंगे? वो बोलेंगे भैया आपको एक फायदा है कि आप यहाँ के बच्चों को किस में कन्वर्ट मार लोगे, CA में कन्वर्ट मार लोगे तो आपको एक फायदा है। तो नॉर्मल आदमी को अगर हम 2 अरब रुपए का कॉलेज 2.25 अरब में बेचेंगे तो आपको 2.5 अरब में बेचेंगे। तो हमने कहा जो बाकी वो हमसे 0.25 अरब एक्स्ट्रा ले रहा है वो क्या है, सिनर्जेटिक गुडविल है। और इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि सर अगर 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 एक कंपनी है और वो कंपनी अपने सप्लायर को खरीदती है तो सप्लायर को पता होता है कि इनको मुझे खरीदने की जरूरत ज्यादा है, तो सप्लायर क्या करेगा, पैसे बढ़ा देगा। और जब सप्लायर पैसे बढ़ा देगा तो हमने कहा वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो सर फिर क्या करें, फिर हमने कहा सर फिर करना ये होगा कि हमें देखना होगा सिनर्जेटिक गुडविल कितनी है, नॉन सिनर्जेटिक कितनी है। और जब इंपेयरमेंट की बात आएगी तो हम किसके ऊपर जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉन सिनर्जेटिक गुडविल। सही है सर। अब वो कैसे पता चलेगा, सवाल में हमें बताएगा, आप टेंशन ना लें। वैसे आज तक उसने इस किस्म की चीज टेस्ट नहीं की, लेकिन एज अ टीचर हमारा फर्ज है कि हम आपको वो चीज पढ़ाएं। अब सर आगे आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है जो कंसोलिडेशन में तो आप लोग बहुत पढ़ेंगे, यहां पर आपको इतना पढ़ने को नहीं मिलेगा, मतलब जो है, लेकिन उसका एक आइडिया है। इसको हम कहते हैं नॉशनल गुडविल। सही है सर। सर नॉशनल गुडविल का मतलब क्या है? नॉशनल गुडविल का मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे मुल्क में कुछ इदारे हैं जो कि न्यूप्लेक्स को गिराने नहीं देते, है ना सर, जो दिखाई भी ना दे पर नजर भी आ रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नॉशनल गुडविल। ये वो गुडविल होती है जो बुक्स में रिकॉर्ड तो नहीं होती बट गुडविल होती है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूं सर। गुडविल निकालने के कितने मेथड होते हैं कंसोलिडेशन में? 2। तीसरा कौन सा है भाई? 2, फुल गुडविल और प्रोपोर्शनेट गुडविल। सही है, फुल गुडविल और सर जो प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड है, प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड के अंदर गुडविल सिर्फ किसकी आती है, पेरेंट की या NCI पेरेंट दोनों की आती है? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की। फुल के अंदर हम कहते हैं दोनों की गुडविल होती है। तो सर ये नॉशनल गुडविल का कॉन्सेप्ट ही आया है प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड से। प्रोपोर्शनेट गुडविल में हम बुक्स में गुडविल किसकी रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की। लेकिन हमने कहा कि सर NCI की भी एक गुडविल होती है, उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। एग्जाम्पल से बात समझें, अभी समझाने। सर हमने कहा एक कंपनी के नेट एसेट्स एक्विजिशन डेट पे थे, सपोज करो 500 मिलियन के, हमने फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितनी पे की, 600 मिलियन, और हमने अक्वायर्ड किया है, एक्विजिशन है हमारी कितनी, 80%। कितनी है, 80%। जब हम इसकी गुडविल निकालेंगे प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड के अंदर तो हम क्या लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लोगे पहले 600, लेस क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, क्या करेंगे 500 का कितने परसेंट, 80%। कितना आ गया, 400। तो हमने कहा सर गुडविल कितनी आई, सर ये गुडविल है किसकी, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट की। आप बड़े गौर से सुनना, यहां तक क्लियर, सिर्फ पेरेंट की है। अब IAS ने कहा यार देखो एक मसला है। हमने कहा क्या? उसने कहा देखो यार, जब तुम सपोज करो ये जो सब्सिडी तुमने खरीदी है ये यूनिलीवर के लिए फतेह अली केमिकल्स है, ये एक अपने आप में CGU है। कल कला को फ्यूचर में
जब तुम सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे, क्या करोगे, सीजीयू की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे, तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है, पूरे का पूरा कैरिंग अमाउंट, है ना सर। उसमें गुडविल भी शामिल होती है, यस और नो। तो उसने कहा यार जब तुम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे तो तुम्हारे पास नेट एसेट्स आ रहे होंगे, सपोज करो कोई भी चेंज नहीं आया, कितने के, 500 मिलियन के आगे, सही है सर। लेकिन उसने कहा कि यार उसके अलावा गुडविल भी है। अब अगर तुम सुनना सबकी तवज्जो इधर, तुम गुडविल ये 200 की शो करोगे ना तो बात सही नहीं होगी। हमने कहा क्यों सही नहीं होगी। उसने कहा कि यार देखो नेट एसेट्स जब तुम 100% ले रहे हो, ये भी सारे तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे कितने 80% ना, तभी तुमने यहाँ पे 400 लिए थे। लेकिन जब तुम इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो तो नेट एसेट्स क्या ले रहे हो, पूरे ले रहे हो। तो बोले यार गुडविल फिर 80% क्यों ले रहे हो, गुडविल भी क्या लो, 100% लो। हमने कहा यार वो कैसे लें। उसने कहा आईएएस ने कहा कोई भी रीजनेबल कैलकुलेशन लो करो और इस केस में एनसीआई की गुडविल निकालो। हमने कहा एनसीआई के हिस्से की गुडविल जिसको हम कहते हैं नोशनल गुडविल, वो कैसे निकालेंगे, सब इधर देखें। हमने कहा अगर 280% है तो भैया हमको बता दो 20% कितना होगा, तो वो कितना हो गया 50। तो अब आईएएस कहता है जब तुम फ्यूचर में, तुमने आज सब्सिडरी एक्वायर की, जब तुम इस फ्यूचर में सब्सिडरी की इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे तो कैरिंग अमाउंट 500 तुम्हारे पास बुक्स में सपोज करो है, 200 की गुडविल थी, लेकिन तुम गुडविल को 200 की नहीं लोगे, कितने की लोगे, 250 की। ये जो गुडविल है ये अनरिकॉर्डेड गुडविल है, इसका नाम अलग अलग है, इसको अनरिकॉर्डेड गुडविल भी कहते हैं और इसको नॉशनल गुडविल भी कहते हैं। तो ये गुडविल कौन सी होती है, अगर सिंपल अल्फाज में पूछूं, प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड के अंदर एनसीआई की गुडविल, प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड के अंदर एनसीआई की गुडविल, कि भाई अगर सब्सिडी को हमने 80% एक्वायर किया है तो हमारी तो गुडविल आ गई 80%, हमारे अलावा भी कोई और है तो सब्सिडी की टोटल गुडविल पूरी कंपनी के टोटल ब्रांड में उस ब्रांड का 80% तो हमने रिकॉग्नाइज किया, जो 20% है जो किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि एनसीआई कोई कंपनी थोड़ी है, जो डिफरेंट लोग हो सकते हैं। वो जो 20% है उसको हम क्या कहते हैं, एनसीआई की गुडविल, अनरिकॉर्डेड गुडविल और नॉशनल गुडविल। नहीं ना, अब हम आएंगे ना, बताएंगे ना कैसे सब्सिडी की जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी तो पूरी सब्सिडी की एक वैल्यू गिवन होगी और रिकवरेबल अमाउंट आए। चले सर, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो हम इसके ऊपर सवाल पे आ जाएं। तैयार हो, कॉपी करने की जरूरत है तो देखने, मेरे हिसाब से वैसे कोई खास जरूरत, आप सब चीते हैं। वैसे मैंने सोचा था ये आपको कंसल्टेशन के साथ कराऊंगा, लेकिन यकीन माने सर अगर हर चीज हम, मुझे लग रहा है कि साथ साथ कर लें तो इंशाल्लाह अच्छा है, ताकि आपका हैंड आउट क्या होता है खत्म। हाँ अगर एक चीज में बहुत ही हमारी मजबूरी हुई तो वो हम करेंगे उसके साथ, वरना नहीं। चले सर, आज इंशाल्लाह इंपेयरमेंट खत्म है, अगली क्लास से IFRS 9 शुरू करें, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दोनों में टाइम इक्वल लगेगा। आप समझे कि दोनों में 25-25 क्लासें लगेंगी। चलिए आवाम से पूछेंगे। अच्छा माइक शोर कर रहा है, माइक सही करवा लेते हैं। चलिए अभी हम एक पोलिंग करवा लेंगे, आप टेंशन ना लें। ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो पोलिंग में जो है बताएंगे क्या होगा। चलिए सर अब हम एक सवाल की तरफ आ रहे हैं। सवाल का नाम है, सवाल का नाम तुम लोगों ने सुना हुआ होगा, पीटर। नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्पेयरमेंट ऑफ सब्सिडरी एंड इट्स गुडविल। पीटर अक्वायर्ड 60%, हमने कहा पीटर अक्वायर्ड 60% ऑफ स्टेवर्ड ऑन 1/1/2001 फॉर ₹450 million, रिकॉग्नाइजिंग नेट एसेट्स ऑफ 600 million. A non-controlling interest valued as a proportion of total net assets of ₹240 million and goodwill of 90 million. सही है सर। Steward consist of single cash generating unit. सही है सर। हमने कहा भाई पीटर भैया ने एक कंपनी खरीदी जिसका नेट एसेट 600 थे,
नेट एसेट जब 600 थे तो एनसीआई आ गया 240 और हमारी गुडविल कितनी आ गई 90। स्टीवर्ड जो थे हमने कहा वो एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। फिर कह रहा है ड्यू टू एडवर्स पब्लिसिटी रिकवरेबल अमाउंट ऑफ स्टीवर्ड हैड फॉलन बाय 31/12/2001। डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट दैट डेट वाज 550 million excluding no impairment have yet losses have yet been recognized relating to show the allocation of impairment losses। पहला केस कह रहा है रिकवरेबल अमाउंट 510 है और दूसरा केस क्या कह रहा है 570 है। अब इस सवाल को आप सबने बस एक दफा पढ़ना है और फिर हमने इसको बोर्ड पे करना है। इस सवाल को आप सबने बस एक दफा करना है और हमने इसको बोर्ड पे करना है। रुक जाए, परेशान हो गए सही साहब आप। चले सर, पीटर सर हमारा एक दोस्त पूछ रहा है कि सर 600 के थे 450, 600 के टोटल नेट एसेट्स थे, 600 के टोटल नेट एसेट्स थे, सही है सर। उसने हमें टोटल नेट एसेट्स दे दिए 600 के एक्विजिशन डेट पे और उसने हमें रिपोर्टिंग डेट पर जो 600 वाले टोटल नेट एसेट्स थे उनको कम करके कितना कर दिया 550 कर दिया। ठीक है सर। तो अब अगर आप गौर से देखें हमने कहा वापसी हो रही है, सिर्फ आपको समझाने की हद तक एक चीज जिसको हम प्यार से कहते थे रिपोर्टिंग डेट और एक्विजिशन। उसने हमें क्या किया सर, उसने हमें कह दिया एक्विजिशन डेट पे ये कितने के थे 600, रिपोर्टिंग डेट पे कितने के थे 550, डिफरेंस कितने का आ गया भैया 50, डिफरेंस कितने का आ गया 50। अब सबकी तवज्जो इधर, खामोशी। हमने कहा सर सबकी तवज्जो इधर, हमने कहा हम भाई निकालते थे सोना के बाद गुडविल, ऐसा ही कैसे निकालते थे फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है उसने बता दिया 450 और हमने कहा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी है 600 का 60% कितना है, तो ये कितना हो गया 360। गुडविल कितने की आ गई 90 की। क्या हम क्लियर हैं? हमने कहा कि भैया गुडविल आ गई 90 की, हमने कहा यहां तक तो हम बिल्कुल क्लियर हैं। अब सुनना, एनसीआई इसने हमें बता दिया कि इस दिन कितना था 240, ये भी आप निकाल सकते हैं 600 का 40% कितना आ गया भैया, सही है सर। अब सुनिएगा सबकी तवज्जो इधर, ईयर एंड पे और इसने कहा भैया ईयर एंड पे तुम इंपेयरमेंट टेस्टिंग करो, हमने कहा अच्छा करते। अब सुनना, कैरिंग अमाउंट बिफोर इंपेयरमेंट, इसने कहा कैरिंग अमाउंट बिफोर इंपेयरमेंट का, हमने कहा सर एक आ गई गुडविल रिकॉग्नाइज कितनी 90 और एक आ गई कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर एसेट्स डेप्रिशिएटेड, है ना सर, वो कितनी आ गई 550। अब यहां पर आया कॉन्सेप्ट का बड़ा, जब तुम ये एसेट नेट एसेट 550 ले रहे ना तो ये क्या है 100%। जब ये 100% है जब भी ये गुडविल जो है सिर्फ तुम्हारी 60% है, तो गुडविल को भी 100% लेके जाओ। बेशक तुम, ये मसला कब आएगा प्रोपोर्शनेट गुडविल में, फुल के अंदर ये मसला। तो हमने कहा सर प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड में जब हम आए तो हमने कहा गुडविल अनरिकॉग्नाइज्ड कितनी हुई, हमने कहा अगर ये 90 है 90 डिवाइडेड बाय ये कितने परसेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 40, कितना हो गया 60। तो हमने कहा 90 + 60 150, 150 550 कितना हो गया 700। क्या हम क्लियर है? अब सबकी तवज्जो इधर, कॉपी कोई। हमने कहा कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट, अब इधर देखना है भैया कितना एक पार्ट ए में 510, यस और नो। हमने कहा कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट इज 510। अब वही रूल, सबसे पहले गुडविल कौन खाएगा, गोली कौन खाएगा 90, सही है सर। रिकॉर्डेड, सर क्या अनरिकॉर्डेड को गुडविल इंपेयरमेंट दूंगा, यस। कहने को इंपेयरमेंट देंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये बुक्स में रिकॉर्डेड
नहीं है, तो हमने कहा बेटा इम्पेयरमेंट का हिस्सा तो क्योंकि पूरी सब्सिडी के ऊपर इम्पेयरमेंट आई है, तो सब्सिडी की रिकॉर्डेड गुडविल में भी इम्पेयरमेंट जाएगी और अनरिकॉर्डेड पे भी जाएगी। 90 और 60, बाकी इम्पेयरमेंट कहाँ जाएगी? 40 की यहाँ पर जाएगी, ये 0, ये तो वैसे ही हमने का रिकॉर्ड नहीं किया, और ये कितना आ गया 510। सर एंट्री बता दें, इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्कुल बता दें सर। क्या ये वाली गुडविल हमने रिकॉर्ड की थी? नहीं, ये वाली गुडविल जब हमने रिकॉर्ड की थी तो उसकी इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम उड़ गई है। बस हमने कहा सर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हमें करने के लिए जरूरी इसने कॉन्सेप्ट दिया कि जब ये 100% ले रहे हो तो सब, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, ये हम 100% ही लेते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करेंगे कितने से? 90 प्लस 40, 130। अपने हिस्से की जो गुडविल थी उसको खत्म करेंगे कितने से? 90 से। बाकी हमने कहा अदर एसेट्स एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस उनके बदलेगा कितना? 40। तो हमने कहा सर ये तो हो गया इसका पार्ट ए। सर कुछ भी आईएएस ने कहा भैया देखो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है तो प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड में, तो अगर तुम प्रोपोर्शनल गुडविल के पीछे का लॉजिक क्या है, अगर तुम प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड भी फॉलो कर रहे हो तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के लिए तुम्हें एनसीआई की गुडविल को भी कंप्यूट करना पड़ेगा और इम्पेयरमेंट करते हुए तुम्हें उसको भी एलोकेशन देनी होगी। सर हमने कहा ये मसला नहीं था, ये केस तो बड़ा इजी था। मसला कब आएगा? मसला कब आएगा? जब ये 90 प्लस 60 होगा और इम्पेयरमेंट 130 की होगी, तब क्या करेंगे? समझ रहे हो? जब 90 प्लस 60 हुआ और इम्पेयरमेंट कितनी हुई? 130 की हुई, तो हमने कहा सर मसला तब होगा। ये इम्पेयरमेंट तो हमने कहा 190 की थी, ये तो हो गई, जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जी मेरा बच्चा। सर मैं ये क्वेश्चन एक दफा हमने एक्वायर किया, एप्लीकेशन हुई सबसे पहले और ये 60 की नोट गुडविल आ गई, उसको बैक कर दिया। अब अगले से दोबारा पेमेंट होगी, दोबारा नोट गुडविल करेंगे या बस एक दफा? नहीं, एक दफा गुडविल तो दोनों खत्म हो गए। अब हमने कहा नॉर्मल इम्पेयरमेंट। सर एक सवाल है कि एक दफा हमने सब्सिडी को एक्वायर किया, ये हमने इम्पेयरमेंट है खत्म किया, अब अगले साल क्या करेंगे? अगले साल फिर हमने कहा ये 510 बेचारा मजदूर है, अब ये इम्पेयर हुआ, गुडविल तो बची नहीं ना। जिन बच्चों का अगर बिग फोर में नहीं होता तो आप टेंशन ना लें, टाइमली पेपर निकालें और आपको सिर्फ और सिर्फ आफ्टर क्वालिफिकेशन, आर्टिकलशिप के बाद क्वालिफिकेशन 6 महीने 1 साल आपको जो है ना बिग फोर में काम करना है, और वो आपको बड़े आराम से रख देते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे से डर लगता है, उनको पता होता है कि यार ये फॉरेन भागेगा, इसकी मार्केटेबिलिटी होगी। अभी माशाल्लाह जो है मेरे सारे दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर हैं कह रहे हैं कि यार अगर कोई सीरीज वगैरह हो तो पीडब्ल्यूसी यूके और यूएसए वगैरह के लिए मतलब जो है दो सही है, तो वहां पर है माशाल्लाह, तो अब उनकी मार्केटेबिलिटी होती है, लेकिन जिनकी नहीं भी होती सर मैं कहता हूँ वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 6 महीने लगाएं किसी भी, और बिग फोर में आपके साथ इंटरनेशनली एफिलिएटेड फर्म होगा, अगर बिग 6 तक वीडियो वगैरह तो भी हालात ऐसे हैं कि इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी, आप ये टेंशन ना ले सर। पार्ट ए हमने कर लिया, अब हम आते हैं किसकी तरफ? पार्ट बी। यहां पर इसने क्या कहा? रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 570। कॉन्सेप्ट यही है, हमने कहा कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट और कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट। गुडविल जो रिकॉर्डेड है वो कितनी है भैया? 90। गुडविल जो कि अनरिकॉर्डेड है वो कितनी है मेरा भाई? 60। कैरिंग अमाउंट ऑफ अदर एसेट्स कितनी है? 550। टोटल कितना हो गया? 700। रिकॉर्डेबल अमाउंट कितना है? अब हमने कहा इम्पेयरमेट कितनी है? 130। अब सर इम्पेयरमेंट का क्या करें? अब अगर आप देखें ये कितना है? 90 और 60, और इम्पेयरमेंट कितनी है? 130। सर क्या पहले इसको हो रहा है, इसको हो रहा है? हमने कहा इम्पेयरमेंट को तोड़ दो 40-60 के रेशियो में। किसमें तोड़ दोगे? आपने कहा 130 का 40% दे दो यहाँ पर, तो 130 का और 60%, 60% कितना हो गया?
78 यहां पर आ गया, बाकी कितना बचा 52। ये कितना हो गया भैया 12, और ये 8, और फिर ये 0, 550। अब सुन ले इधर, अभी कॉपी नहीं करो, रुक जाओ। अभी एक बच्चे ने जो सवाल पूछा, अगले सालों में इसमें पूछा था इम्पेयरमेंट आगे तो क्या करेंगे, इसमें तो अब हमने कहा ये एसेट ही जाएंगे, लेकिन अगर ये वाले केस में अगले सालों में इम्पेयरमेंट आए तो पहले किसको हटाएंगे, इन दोनों को हटाएंगे और फिर बाकी एसेट्स पे आएगा। सर इसकी एंट्री बता दें, इसकी एंट्री क्या बनेगी सर, इसकी एंट्री बनेगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट गुडविल कितने से 78। तो हमने कहा सर ये हो गया सवाल नॉशनल गुडविल वाला, क्या हम यहां तक क्लियर है तो लिख दे सीसी। तो सर अब पास्ट पेपर में ये चीज चेक हो चुकी है, अलग से एक सवाल के अंदर पास्ट पेपर में ये चीज चेक हो चुकी है मेरा बच्चा। तो याद रखना एग्जामिनर शरारती है, अभी नहीं कि 2007-8 में उसने चेक किया था, उसने कहा भैया चलो ये चीज निकाल कर दे दो, और सवाल का नाम था हमारे एक अजीम क्रिकेटर के नाम पे जिनका नाम है मिसबाह। पार्ट बी मेरा बच्चा जल्दी से पूरे समझ लेना, पार्ट बी के केस में सब कुछ यही था, रिकॉर्डेड गुडविल निकाली 90, हमने कहा अनरिकॉर्डेड 60, टोटल आ गया 700 का। फिर हमने कहा सर जब बात आएगी इम्पेयरमेंट की तो हमने कहा अब हम हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट 570 था, इम्पेयरमेंट 130 की थी, अब हम क्या करें। अब हमने कहा भैया जो इम्पेयरमेंट है उसको भी गुडविल के रेशो में रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड में क्या कर दो, एलोकेट कर दो। ये 78 ये 52, नेट इंपैक्ट वही आ गया। सर आगे बढ़ते अगला सवाल करेंगे, मजा देखते हैं, भी रुक जाए सर। अगला सवाल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर नहीं 15 पे आ रहे हैं हम। पहले कंसेप्ट ऑफ सिनर्जेटिक एंड नॉन सिनर्जेटिक गुडविल विद इम्पेयरमेंट। रिक्वायरमेंट में कह रहा है कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एंटिटी एस एंड गुडविल। फिर ये शख्स हमसे कह रहा है एंटिटी पी acquires an 80% ownership interest in entity S for ₹2100 on 1 जनवरी 2003, when the fair value of entity S net identifiable asset is ₹1500. The group entities P and S viewed as a single economic entity measures the non-controlling interest as the proportionate interest of its subsidiary net identifiable asset ₹300, 20% 1500 का। NCI की बात कर रहे हैं। गुडविल ऑफ ₹900 इज रिकॉग्नाइज, हमने कहा भाई हमने जो है गुडविल वही है ऑन अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। ग्रुप कंसिडर्स एंटिटी एस टू बी अ कैश जनरेटिंग यूनिट बिकॉज अदर कैश जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ एंटिटी पी आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द सिनर्जीज ऑफ द कॉम्बिनेशन। Goodwill of ₹400 related to those synergies has been allocated to other cash generating units within entity, leaving goodwill of ₹500 within the carrying amount of S। ये किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है 900 की टोटल गुडविल आई है, उसमें से 400 की गुडविल सिनर्जेटिक है और नॉन सिनर्जेटिक कितने की है 500। एट 31 दिसंबर 2003 the carrying amount of the net assets of CG excluding goodwill is ₹1350. Entity B determine the declared amount of the entity S is ₹1000। सवाल की एक दफा फिर से पढ़ें, फिर हम बोर्ड की तरफ जाते हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। एक दफा सब खुद से पढ़ें सर सवाल, गलती से डरे बगैर, ना पहली और ना ही आखिरी होगी। बढ़ो आगे, चले सर। सवाल में कह रहा है हम कौन है एंटिटी पी, हमने एंटिटी एस को अक्वायर कर लिया है। हमने कहा भैया फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या कंसिडरेशन 21, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितनी है, टोटल नेट एसेट्स कितने के
1500 मल्टीप्लाई बाय 80% कितना हुआ 1200। तो सर गुडविल कितनी आ गई 900। यही इसने कहा 900 की गुडविल के दो हिस्से हैं 400 और 500। क्या कह रहा है 400 और 500 के बारे में एक दफा फिर से देखते हैं। इसने कह दिया भैया 400 जो है वो सिनर्जीज क्योंकि हमें मिलेंगी इसको अक्वायर करने के हिसाब से और एंटिटी पी के अपने कैश जनरेटिंग यूनिट उससे बेनिफिट लेंगे। तो 400 क्या है सिनर्जेटिक है और बाकी 500 क्या है। तो हमने कहा सर ये सिनर्जेटिक है और ये नॉन सिनर्जेटिक। अब हमने कहा सर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जब नॉर्मल इंपेयरमेंट की बात आएगी तो किसकी बात करेंगे क्योंकि सर हमने कहा बेसिकली अगर लॉजिकली देखें हमने कहा ये 1600 में बेच देता ये कंपनी, लेकिन क्योंकि हमने खरीदी है तो हमें कितने में दी उसने 2100 में, क्योंकि इसको पता था हम एज एन एंटिटी पी हम इसके पैसेज का फायदा लेंगे। वही एग्जांपल के केएनएस खरीद रहा है शाह कॉमर्स को, सही है सर। तो उसको पता है कि इनकी मजबूरी ज्यादा है इनकी नीड ज्यादा है। 500 और 400। अब सुनिएगा गुडविल आ गई। अब हमने कहा सर आगे की कहानी क्या है। आगे ये कह रहा है एट 31 दिसंबर 2003 क्या हुआ भाई कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द कैश यूनिट एक्सक्लूडिंग गुडविल कितना था 1350। और हमने कहा कि भैया रिकवरेबल अमाउंट कितना था 1000। गुडविल को हटाकर हमने कहा 1350 था, वही इम्पेयरमेंट वाली बत्ती इधर इम्पेयरमेंट जो भी हमने की थी। कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट और कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट। सर हमने कहा अदर एसेट्स की कितनी थी भैया 1350, यस और नो। अब सबकी तवज्जो यहाँ पर गुडविल कौन सी लूंगा रिकॉग्नाइज में 500 या 400 500 या 400 500 लेंगे सर। क्यों सिनर्जेटिक क्यों नहीं लेंगे सिनर्जी से उसका ताल्लुक है ना सर। कितनी लूंगा गुडविल 500, कॉपी कोई नहीं करेगा सर। मैं यहाँ पर गुडविल अनरिकॉग्नाइज लूंगा एनसीआई की प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड, तो अनरिकॉग्नाइज गुडविल लूंगा यस सर, क्योंकि मैं नेट एसेट्स क्या दे रहा हूँ पूरी कंपनी के, तो गुडविल अनरिकॉग्नाइज। अब वो अनरिकॉग्नाइज 500 के बेसिस पे दूंगा 900 की बेसिस पे 500, क्योंकि हमने कहा सर देखिए ये आम आदमी को ना ये 400 महंगी नहीं देता, महंगी किसको दे रहा है 400 हमें। तो हमने कहा ये कितना हो गया भैया, हमने कहा अगर 500 कितना है तो इसका 20% और क्या होगा 125, टोटल कितना हो गया ये 1975 ट्रिपल। अब सबकी तवज्जो इधर, कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट कितनी है अच्छा 1975। हमने कहा सर ये हो गया 1000, सही है सर। इंपेयरमेंट कितनी आ गई 975। किस में डालेंगे इंपेयरमेंट सबसे पहले हमने कहा गुडविल जोड़ेंगे दोनों 125, बाकी इंपेयरमेंट कहाँ गई कितने की 350 की इंपेयरमेंट यहाँ गई। तो ये कितना बचा 1000 एंट्री क्या बनी। हमने कहा सर इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कितने से 350 और 500 कितना 850 थे। गुड वाली बिल 500 और अदर एसेट्स कितने हो गए 300 या एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, सही है सर। तो हमने कहा सर ये हुआ ये सवाल सिनर्जेटिक नॉन सिनर्जेटिक। अगर नॉर्मल इंपेयरमेंट आ रही है तो हम कौन सी गुडविल इंपेयर करेंगे नॉन सिनर्जेटिक। सिनर्जेटिक कब होगी जब वो हमें बता दे कि अब एंटिटी पी ने एंटिटी एस का रॉ मटेरियल यूज करना बंद कर दिया, तो उस केस में आप 400 की गुडविल को उड़ा डालेंगे।
पर ऐसा होता नहीं है। आप फूड पांडा को अगर बाइकिया अक्वायर करता है तो उसको एक तरह से देखा जाए तो गुडविल, जब वो फूड पांडा को पता है कि बाइकिया हमसे ज्यादा बेनिफिट ले सकता है। सही है सर, बंदा छोड़ रहा रास्ते में, बोला रुक जा 2 मिनट में किसी को डिलीवरी करके आ जाओ। सही है, सही है, बेनिफिट हो सकता है। देखो रिकॉर्ड पूरी 900 होगी बुक्स में, इंपेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ 500 के ऊपर, 900 पूरी रिकॉर्ड होगी। तो बेटा सिनर्जेटिक एजाज पूरी होगी। चले सर, अगला सवाल है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 मिस बा। सवाल आप लोग पढ़ेंगे, खुद करेंगे। अगला सवाल है मिस बा। कंसोलिडेशन का इसमें थोड़ा सा आंसर है, 15 मार्क्स का सवाल है। शुरू हो जाए, 10 मिनट है आपके पास। यूं समझना है कि आप पेपर में बैठे हुए हैं और आपने 15 में से 7.5 नंबर लेने हैं पास होने के लिए। चक्कर आपके साथ बैठा हुआ है, आप कर सकते। तो सर सवाल को, अगर इस सवाल को मेरा बच्चा मैं अभी समराइज करूं तो इस सवाल में इसने क्या कहा? इसने कहा एक्विजिशन डेट पे 350 के एसेट थे, उनकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 450। 400 तुम 400 लोगे, लेकिन 400 तुम प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड फॉलो करते हो, तुम्हारे हिसाब से 90% तुम्हारा कितना बचेगा इसका? 360। सही है सर, ये लिया, गुडविल निकालोगे, गुडविल निकाल ली। उसके बाद इसने एक और बड़ी मजेदार बात, इसने कहा साल के दौरान नेट एसेट्स तुम्हारा लॉस आया 150 का, तो लॉस आएगा तो वो नेट एसेट्स को बढ़ाएगा कम करेगा? कम करेगा। तो जो नेट एसेट जिनकी वैल्यू 400 की थी वो कितने के हो जाएंगे? 250, 250 के हो जाएंगे। तो नेट एसेट्स का कमी हो जाएगी 250 पे आके 150 की। फिर हम देखेंगे सर बाकी सीन क्या होता है। तो सवाल अच्छा था, 15 मार्क्स का आया, कब आया था? 2000। अब आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। सही है सर, मतलब उस जमाने में हालात अलग थे, तो अब हमने कहा जब हालात अलग होते हैं तो सर चीजें भी तो अलग होती है ना। सर सबसे पहले हमने कहा आए जी आए जरा सोना को बनाते हैं। आप सोना के बगैर कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एज अ टीचर मेरी क्या जिम्मेदारी है? सोना आपको समझाऊं कि सर सुनिएगा, एक्विजिशन डेट पे इसने हमें फेयर वैल्यू कितनी कह दी? 350 मिलियन के एसेट से, बट हम इसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं एक्विजिशन डेट पे 400। रिपोर्टिंग डेट पे कितना हो गया? 250। सर रिकवरेबल अमाउंट है। हमने कहा, उसने हमें स्मार्ट काम किया, उसने कहा 150 का तुमने साल के दौरान नेट लॉस मारा। जब 150 का लॉस मारा, डिफरेंस वाला कॉलम उसने हमें ये दे दिया कि भैया 150 का तुम्हारा नेट फिगर के अंदर कमी है। 400 ये था, कैरिंग अमाउंट हो गया था 250। कैरिंग अमाउंट कितना हो गया था? 250। थोड़ा सा सवाल को उसने घुमा करके हमें बताया। 400 एक्विजिशन डेट पे, लॉस 150 का, तो 250 आपके पास आ गया कैरिंग अमाउंट। आपने कहा सही है सर। अब अगली चीज क्या मांग रहे हैं? गुडविल। सबसे पहले क्या मांग रहे हैं हमसे? गुडविल मांग रहा है ना भाई, इधर देख लो, कॉपी कोई नहीं बुक करेगा। फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? 400 लेस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कितने मेरा भाई? 400 का 90% कितना हुआ? 360। तो हमने कहा भैया गुड वाली विल कितने की आ गई? ये 90 की गुडविल कितने परसेंट गुडविल रिप्रेजेंट कर रही है? 90%। हम प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड में जाते हैं ना सर। सर आते हैं, सर हम एनसीआई कैसे निकालते हैं? याद है प्रोपोर्शनल गुडविल मेथड में? याद करो, रिपोर्टिंग डेट के नेट एसेट्स लेते हैं और उसका क्या करते हैं? ऐसा ही होता है, लेकिन हमने क्या किया, रिपोर्टिंग डेट की याद है, नेट एसेट्स लेंगे? नहीं। क्यों सर? रिकवरेबल अमाउंट नेट एसेट्स का कितना हो गया? 200। अभी रुकना, कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमने कहा हमारे पास
एसेट्स कितने हो गए थे नेट एसेट, जो इसने हमें बता दिया, अदर एसेट्स नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल कितने थे 250। सबकी तवज्जो इधर, हमारे हिस्से की गुडविल कितनी आई 90। ये कौन सी गुडविल थी, और गुडविल अनरिकॉग्नाइज कितनी आई भाई 10। हमने कहा ये 90 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 10। अगर ये 90 हमारी, ये 90% अगर हमारा है तो 10% कितना आ गया 10। टोटल कितना हो गया भाई 350। इसने हमें बता दिया कितना है, रिकवर्ड अमाउंट कितना है 200। पहले क्या उड़ेगी 10 और 50 का जाएंगे 200। कॉपी कोई नहीं करेगा अभी। ये आ गया, हमने गुडविल कितनी हो भाई, ये टोटल कितना हो गया 150। क्या हम क्लियर है। अब सर वही वाला कॉन्सेप्ट एनसीआई कैसे निकालते हैं, रिपोर्टिंग डेट पर जो आपके नेट एसेट्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय एनसीआई परसेंटेज, यही करते थे हम। तो अब इधर देख लो भैया, रिपोर्टिंग डेट पर जो हमारे नेट एसेट्स आफ्टर इम्पेयरमेंट कितने के बचे 200। तो हमने कहा एनसीआई अगर मैं इसका परसेंटेज निकाल दूं 10% कितना आ गया 20। सर क्या मैं इसको किसी और तरीके से वेरीफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। एनसीआई एट एक्विजिशन मैं अगर यूं निकालूं, किसी बच्चे ने अगर यूं पढ़ा हो, मैं तो रिपोर्टिंग डेट से जा रहा हूं लेकिन बहुत सारे टीचर यूं भी कराते हैं अलग अलग। तो एक्विजिशन 400 का 10% कितना बना 40। फिर पोस्ट एक्विजिशन लॉस कितना आया 150 का कितना हो गया 15। और हमने कहा इम्पेयरमेंट जो नेट एसेट्स की, गुडविल की इम्पेयरमेंट की बात नहीं कर रहे, नेट एसेट्स की, सही है सर। तो हमने कहा 50 के कितने परसेंट 10। तो ये कितना हो गया वो फिर एनसीआई दी फुल गुडविल मेथड में रुक जाए, सब आएगा। सर इधर देख ले, इधर देख ले मेरा बच्चा, इधर 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 कॉपी कोई नहीं करेगा। इसने हमसे रिक्वायरमेंट में क्या चीजें मांगी थी, हमने कहा रिपोर्टिंग डेट पे गुडविल कितनी हो जाएगी 0। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट कितने 200 और एनसीआई 20। ये हो गया इसका आंसर। कितने लोगों को पूरे नंबर मिले, हाय चले जी जल्दी कॉपी करें, जल्दी जल्दी कॉपी करें। सर 7 हमारे दोस्त पूछ रहे हैं कि सर डेप्रिशिएटेड कैरिंग अमाउंट तो गिवन नहीं है तो कंपेयर किससे करेंगे। 7 बेटा इसने हमें दे दिया है सवाल में कि नेट लॉस 150 मिलियन है, तो हमने वो 150 मिलियन डाल के कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स निकाल लिया, ठीक है। चले सर आगे बढ़े क्या। सर अब इसके मैंने आपको लास्ट डे डिवीजन क्वेश्चंस कितने करवाए 2, एक विंटर 16 एक विंटर 2000। सर परंपरा को जारी रखेंगे, यहाँ पे एक चीज इजाफी ऐड करेंगे, क्या FAR 2 वाली। एक तो हम सर स्टडी टैक्स घुमाएंगे, एक तो हम स्टडी टैक्स घुमाएंगे। क्यों सर स्टडी टैक्स घुमाना क्यों जरूरी है, क्योंकि सर कई मैं आपको सच बताऊं कोई ना कोई चीज मिस ना हो जाए, बहुत खतरनाक है। और दूसरी बात स्टैंडर्ड भी एक दफा देखेंगे, स्टैंडर्ड जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मौजूद है। लेकिन सर उससे पहले हम आएंगे स्टडी टैक्स, और ये आपके मोबाइलों में आज के बाद से होनी चाहिए। खुदारा मेरा बच्चा स्टडी टैक्स पढ़ लो, स्टडी टैक्स एक दफा पढ़ तो लिया करो, तुम लोग अक्सर में स्टडी टैक्स पढ़ते ही नहीं हो। सर क्लास में एक दफा स्किम जरूर कर लो स्टडी टैक्स। क्यों सर, स्किमिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यार वो क्या क्या रहे, कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। स्टडी सपोर्ट मटेरियल आप देखें, इसकी क्वेश्चन बैंक अलग है। अभी मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं मेरे बच्चों, टेंशन ना लें। सर इसकी प्रैक्टिस किट भी है, स्टडी सपोर्ट मटेरियल में ये भी है। और आप देखें सर कितने सारे स्टैंडर्ड्स हैं इसमें। एक स्टैंडर्ड है IAS 36 इम्पेयरमेंट के नाम से 21 पे, पेज नंबर कौन सा है
21, ओह 21 नहीं, वो नंबर 21 है, 483 नंबर है। चले सर, अगर आप पीडीएफ का देखेंगे तो पेज नंबर 489 है। फिजिकल में जिन बच्चों के पास स्टडी टेक्स्ट नहीं है एफएफआर की, कोई टेंशन ना लें। कोई अगर इंपॉर्टेंट पेज हुआ तो मैं आपको आज मैं आपको बता दूंगा, लिखवा दूंगा। क्विकली स्किम करने लगे। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में वही चीजें जो हम पढ़ चुके हैं। आपको अल्टीमेटली यही लगेगा कि टीचर की जो समरी है वो अफेक्टिवली स्टडी टेक्स्ट ही है। सही है सर। फिर इसने चीजों को डिफाइन किया है कि डेफिनेशंस में क्या है, फेयर वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इन यूज क्या होती है। फिर इसने बताया है कि जब स्टेजेस ऑफ इंपेयरमेंट क्या होती है, पहले इंडिकेटर देखो, उसके बाद असेस करो रिकवरेबल अमाउंट। फिर सर हम आए इंडिकेटर्स के ऊपर, थोड़ी सी इसने डिस्कशन की है। फिर इसने वैल्यू इन यूज के बारे में कहा है कि वैल्यू इन यूज कैसे निकालोगे, क्या होगा। मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट इसने हमें कंप्यूट करके बताया, बेसिक एग्जांपलें दी हैं। एक अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, इसके बाद इसने कुछ मजीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए और फिर इसने एक समरी अप्रोच दी कि भाई इंपेयरमेंट को कैसे निकालना है, वो सबको इसने समराइज किया। फिर सीजीयू का कॉन्सेप्ट दिया कि सीजीयू क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। बिफोर लॉस, इंपेयरमेंट लॉस, आफ्टर इंपेयरमेंट लॉस, अदर इश्यूज पे आया। इसने रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट की बात की, हमने भी देखा। सही है सर। इसने कहा अगर आप रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट करोगे कैश जनरेटिंग यूनिट की अलग से, इसने कहा तो उसके केस में बोला गुडविल को रिवर्स नहीं कर सकते। सही है सर। फिर हमने कहा सर ये थोड़ा सा लेकर गया है IFRIC 10 के ऊपर, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि अभी हमने नहीं किया लेकिन हमें करना है। IAS 36 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अभी हम पढ़ रहे हैं। सर IAS 36 का याद रखिएगा, मेन डिस्क्लोजर अलग से नहीं बनता, IAS 16 के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? IAS 16। एक दफा अभी पढ़ रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में हो। इस पेज के ऊपर लिख लेना 499, जो कि पीडीएफ का है, बुक का पेज नंबर है 495। एक दफा लिख देना लास्ट डे रिवीजन, या लास्ट वीक रिवीजन। शायद लास्ट डे तुम्हारे पास इतना टाइम ना हो, लेकिन लास्ट वीक इसको एक दफा जरूर देख लेना। अच्छा एक मिनट रुक जाए, हम आ रहे हैं सर। पहले हम यहाँ पे आ रहे हैं IAS 36 डिस्क्लोजर फॉर ऑल इम्पेयरमेंट्स फॉलोइंग डिस्क्लोजर शुड बी मेड फॉर ईच क्लास ऑफ एसेट। क्लास ऑफ एसेट के हवाले से बताना है बेसिकली इंपेयरमेंट का। सर याद रखें जो मेन कोई डिस्क्लोजर हम अलग से नहीं शो करते। IAS 16 अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपने यकीनन 2-3 दफा पढ़ा है बचपन में, है ना सर। तो IAS 16 हमें क्या कहता है कि भाई जब तुम नॉर्मल एक डिस्क्लोजर बना रहे होते हो तो उसके साथ इंपेयरमेंट लॉस का भी एक लाइन ऐड कर देते हो। सही है सर। इंपेयरमेंट लॉस की भी एक लाइन। तो याद रखें सर, इसका अलग से इंपेयरमेंट के नाम पे कैलकुलेशन वाला डिस्क्लोजर नहीं जाता, या ये 16 के अंदर ही हम डाल देते हैं। लेकिन कुछ बातें इसने कहा है हमें बतानी है, क्या है वो आ जाए। ये कह रहा है अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एंड द लाइन आइटम ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन विच दोज आइटम्स आर इंक्लूडेड। अब आपने इंपेयरमेंट कहाँ चार्ज किए? मशीन की आएगी, प्लांट एंड मशीनरी की तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चार्ज करेंगे। ऑफिस मशीन की आएगी तो कहाँ करेंगे? एडमिन। तो कह रहा है भाई जब तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक डिस्क्लोजर बनाते हो तो एक बैकग्राउंड में फाइनल अकाउंट्स के डिस्क्लोजर FAR 2 में जो पढ़े आ रहा तो इसके अंदर डेप्रिसिएशन और रॉ मटेरियल कंजम्पशन, उसके साथ एक इंपेयरमेंट की लाइन भी डाल दो। सही है, ये बोल रहा है। सिमिलर इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉसेस टू बी डिस्क्लोज्ड एज अफोरसेड। आपने ये भी बताना है कि आपने रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट को कहाँ रिकॉर्ड किया। यूजुअली कंपनी जिसको जो है अपने पास PNL में रिकॉर्ड करती हैं, अदर इनकम के तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकती हैं, किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस को भी कम कर सकती हैं। सही है सर। फिर कह रहा है बेस्ट प्रैक्टिस होती है अदर इनकम। Amount of impairment losses on revalued assets that have been recognized or reversed in other comprehensive income for the period and revaluation। इसने कहा अगर कोई revalued asset के ऊपर impairment आती है, बेसिकली पहले सरप्लस था अब impairment आ रही है, तो तुम उसका रिवर्सल बताओगे कि भाई ये हुआ है।
If the recognition or reversal of an individual impairment loss, including goodwill or a CGU, is material to the FS, there should be additional disclosure of the events and circumstances that led to the recognition or reversal of the impairment. भाई कोरोना की वजह से आए तो आप अलग से एक बताएंगे कि इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, उसके आगे आप नोट नंबर डालेंगे, सब नोट 40.1, उसमें बताएंगे कोरोना वायरस की वजह से ये मसला हुआ, हमारी मशीन इम्पेयर हुई, हमारे बिजनेस की हमें लगता है कि वो बेनिफिट नहीं आएगा, वो बताएंगे। सही है सर, बताएंगे इवेंट्स कितना अमाउंट हुआ है और वेदर द रिकवरेबल अमाउंट इज द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज एंड हाउ द फिगर ऑफ द फॉर द रिकवर अमाउंट वाज कैलकुलेटेड। बताओगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल था, वैल्यू इन यूज। आइए 16 याद है, वो एक डिस्क्लोजर में एक लाइन नीचे ऐड करवाता था कि ये हमने फलाने वैल्यूअर से करवाई, यहाँ पर आप लिखोगे फेयर वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली है और वैल्यू इन यूज नेट प्रेजेंट वैल्यू है फ्यूचर कैश फ्लोज की। देखो वैल्यू इन यूज की जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन शो करो, डिस्क्रिप्टिव नोट दो कि हमने निकाली कैसे है, क्या डिस्काउंट रेट यूज किया है। There are additional disclosure in agri for impairment losses that are not individually and extensive disclosure for CGUs that include goodwill or intangible asset within an indefinite useful life, including estimated sensitivities for changes in assumption and used to derive a value in use or fair value less। इसको नाम दिया हेडरूम। सर ये हम कब देखेंगे? अभी हम नहीं देखेंगे, जब हमारा कोर्स खत्म होगा ना पूरी एफएस बनाएंगे। एक नोट होता है जो कि आप अकाउंट्स में अभी भी किसी भी कंपनी में जाएंगे ना, एक IFRS 9 का डिस्क्लोजर का नोट होता है। मैं जब तक मैंने आर्टिकल छिपी कसम खुदा की मुझे नहीं पता ये कैसे बनता, बस पिछली दफा की फिगर देखते थे, पिछली दफा के हिसाब से हम क्या करते थे, बना देते थे, कास्टिंग वगैरह चेक कर लेते थे। जब खुद क्लाइंट बन के बनाया तो मुझे समझ में आया कि यार ये बनता, और अभी भी ज्यादातर बच्चों को ये उस नोट का पता, क्योंकि जिस टाइम पे वो उस नोट पे आते हैं उनको FFR पड़े हुए 1 साल हो चुका होता है, भूल चुके होते हैं, फिर वो पिछली दफा की फिगरें उठाते हैं, पब में कोई एक आध चीता लड़का होता है वो नोट बना देता है। मैं चाहता हूँ वो चीते लड़के आप इंशाल्लाह हो कि आप मतलब लोगों को पता चले कि यार इस लड़के को ये सब काम करने, ये हेडरूम डिस्क्लोजर नाम दे, ये होंगे डिस्क्लोजर के अंदर ही। अभी हम इसको देखेंगे सर स्टैंडर्ड से भी, और सर स्टैंडर्ड इसीलिए, और ये यकीन माने कि सर आप लोग स्टैंडर्ड पढ़ना सीखें, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के बाप को स्टैंडर्ड्स ISIS ये याद नहीं हो सकते। फैक्ट है, आप जितनी कोशिश कर लें, आपको स्टैंड मतलब ये सब चीजें अभी तो हम पढ़ते हैं क्लास में तो आप बड़े चीते होंगे, लेकिन इंसान ने आहिस्ते आहिस्ते चीजों को भूल जाएंगे। होती है बेटा, होती है, IFRS चेकलिस्ट होती है, आएगी, टेंशन ना लें। चले सर आ जाए। सबसे पहले स्टैंडर्ड आ गया हमारे पास टैक्स। सबसे पहले आप देखें IS 36 लिखा हुआ है, इसका नंबर है A1193। सर इसके बाद स्क्रीन पे शो हो रहा है सर, हमने कहा इसके बाद देखें ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ऑब्जेक्टिव में बताता है कि भैया इसको लाने की जरूरत क्यों पेश आई, लेकिन उससे पहले बता रहा है कि IS 36 रिवाइज भी हुआ है। IS 36 रिवाइज हुआ, रिवीजन के क्या क्या वजूहत थी क्योंकि रिवाइज हुआ, फिर इसने मेन जो चेंजेस आती हैं, देखो ये सब चीजें बताता है बेचारा कि भाई इंपेयरमेंट टेस्टिंग जो है, हमने फ्रीक्वेंसी बताई कि इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब कब होनी चाहिए। सही है सर। इसी तरीके से वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन लास्ट स्टैंडर्ड से रिवाइज होके आई थी, फिर इसने कहा CGU की बातें हमने की, ये सब बातें की, और फिर हमने कहा ये इसने बताई कि भैया चेंजेस क्या आई हैं, ये सब चीजें इसने चेंजेस में बताई। असल कहानी इसने शुरू पता है कब से की है? जिनके पास स्टैंडर्ड मौजूद है या जिनको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सफा नंबर 10 ऑफ PDF से शुरू कर रहा है। IS 36 ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले अब सुनना, अब मेरा बच्चा सुनना, हर स्टैंडर्ड के कुछ मैंडेटरी चीजें होती हैं, उन मैंडेटरी चीजों में क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव, कि भैया इस स्टैंडर्ड को लाने की जरूरत, प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 मरतबा सर यकीन माने मैंने ऐसी ट्रांजैक्शंस देखी हैं कंसोलिडेशन के अंदर, क्लाइंट और ऑडिटर डॉल रहा है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, उससे होगा, और IFRS 3 के हिसाब से ऐसे होगा, वो होगा, और स्कोप एंड में तो इसके ऊपर IFRS 3 अप्लाई नहीं होता। मतलब 2 हफ्ते मेले चल गए और किसी ने स्कोप नहीं देखा। सही है सर। उसके बाद पता चला ऑडिटर ने एक दफा आइडेंटिफाई, ये तो हम इतना पागल हो, इसको IFRS 3 अप्लाई ही नहीं होता। तो एकदम से वक्त जज्बात बदल गए,
और 2 हफ्ते उसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व हो गए, सब इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन किसी ने स्कोप, क्यों सर? बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते, बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई ये स्टैंडर्ड चलता कैसे। चले सर, इन्वेंटरीज, इसने हमें स्कोप में बता दिया क्या क्या चीजें हैं। फिर सर देखें डेफिनेशन, चाहे आपकी स्टडी टेक्स्ट वाला डेफिनेशन ले, टीचर ले, कोई भी ले, हमने कहा डेफिनेशंस पैराग्राफ नंबर 6 में डेफिनेशंस आ रही हैं कि भैया क्या चीज को हर स्टैंडर्ड में डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन, और एक आखिरी चीज होती है जिसको हम कहते हैं डिस्क्लोजर। क्या कहते हैं सर? डिस्क्लोजर। ये सबके अंदर होंगे कॉमन, सही है सर। और इनके दरमियान कहीं मेजरमेंट का वर्ड लिखा हुआ होगा, जो दरमियान की चीजें, कहीं रिकॉग्निशन का होगा, सही है सर। असल ये सब चीजें सपोज करो सपोर्ट एक्ट्रेस है कि ये कौन है, ये वो है जो है सपोर्टिंग रोल में होते हैं। असल जो वो होता है वो क्या होता है? मेजरमेंट वाली चीज। अब इसने सर हमें डिफाइन कर दिया, बोला किसी भी चीज की डेफिनेशन देखनी है तो भाई क्या करो, आप जो है डिफरेंट चीजों पे आओ, सही है सर। फिर आते हैं आइडेंटिफाइंग एन एसेट दैट मे बी इम्पेयर्ड। सर हमने कहा ये जो है आइडेंटिफाइंग द एसेट मे बी इम्पेयर्ड, ये आपको इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट की तरफ लेकर के जा रहा है। अब इसमें स्टैंडर्ड में एक और चीज याद रखना, जो बच्चे देख रहे हैं स्क्रीन पे सर, वो देखेंगे कुछ पैराग्राफ जो हैं बोल्ड में और कुछ अनबोल्ड है, ऐसा ही है। तो इसका एक रूल याद रखो, जो पैराग्राफ बोल्ड में होते हैं वो मेन बात है, अनबोल्ड जो होते हैं वो उनके अलावा एक्सप्लेनेशन, सही है। अगर आपको कोई भी चीज फाइंड आउट करनी है तो पहली दफा अगर आपको मेजरमेंट देखनी है तो उसको आपने क्या करना है? बोल्ड पैराग्राफ की तरफ जाना है, और वहां से समझ में नहीं आएगा तो मजीद उसकी क्या होगी। अब देखिए जैसे पैराग्राफ नंबर जो है ये कह रहा है 9, an entity shall assess at the end of each reporting period whether there is any indication that an asset may be, if any such indication exists the entity shall estimate the recoverable amount। बोला ये बता रहा है हर रिपोर्टिंग डेट पर इंडिकेटर्स को टेस्ट करना है। अगली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोर्ड में irrespective of whether there is any indication of impairment, an entity shall also test an intangible asset with indefinite useful or an intangible asset not yet available for impairment annually by comparing its which is the recoverable amount। ये सब बातें। फिर टेस्ट गुडविल कह रहा है, फिर कह रहा है एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होंगे इंडिकेटर्स, इंटरनल क्या होंगे ये बता रहे हैं। फिर कह रहा है डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट, ये अभी हमने नहीं किया इसीलिए हमने क्वेश्चन नंबर 14 में नहीं किया, ये कंसोलिडेशन में करेंगे। इसके बाद सर अगर आप आगे जाएंगे ना तो स्टैंडर्ड रिकॉर्ड बड़ी अच्छी बात करता है। अब आप देखें पैराग्राफ 15 पे आ रहा हूं मैं, ये कह रहा है as indicated in paragraph 10 this standard requires an intangible asset with an indefinite useful life not yet available for use and goodwill to be tested for impairment at least apart from, ये कह रहा है apart from, हमने कहा apart from what, the when the requirement of applied concept of materiality applies in identifying whether recoverable amount of an asset needs to be estimated। For example, if previous calculation shows that an asset's recoverable amount is significantly greater than, entity need not re-estimate the asset's recoverable amount if no events have occurred that would eliminate the, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये किसी बच्चे ने सवाल भी पूछा था, मैंने कहा था बाद में जाके बताऊंगा। सर इसने कहा पिछले सालों में मैंने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की थी, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग मैंने की थी, रिकवरेबल अमाउंट था 1000 मिलियन, कैरिंग अमाउंट था 500 मिलियन, प्रॉपर की थी। और मैंने कहा यार इस दफा कोरोना वायरस आ गया, ऑडिटर ने कहा इम्पेयरमेंट करो टेस्टिंग। मैंने कहा तुम मुझे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कह रहे हो, तुम्हारे हिसाब से यार कितने की इम्पेयरमेंट आ गई होगी? उसने कहा आप करें। आपने कहा यार देखो पिछली दफा हमने जो की थी रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, इस दफा कोरोना की वजह से अगर रिकवर कम भी हुआ होगा 200-300-400 कम हुआ होगा, स्टिल बहुत फर्क है। तो आप ऑडिटर को ये पैराग्राफ चिपका सकते हो जब क्लाइंट बनो, और अगर आप ऑडिटर हो तो क्लाइंट को ये पैराग्राफ नहीं बताओगे, नहीं तो वो इस पैराग्राफ की वजह से बोलेगा मैं तो, लेकिन आपने ऑडिटर को आप ये बात बता सकते हो कि भैया देखो ये स्टैंडर्ड मुझे इजाजत दे रहा है, सही है।
51 करोड़ है ना कोई और जैसे सैमसंग के मोस्ट बैटरी। तो हमने कहा अगर कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो तो फिर तो ऑडिटर जजमेंट कर सकता है, बट अगर एक जर्नलाइज वो कह रहा है हर इंडस्ट्री इंपेयरमेंट टेस्टिंग करिए तो आप कह सकते हो मुझे जरूरत ही नहीं, मेरा पिछला होता। सही है सर। फिर वो कह रहा है an illustration 16 of paragraph 15, if market interest rates or other market rates of return on investment have increased during the period, entity is not required to make a formal estimate of statistical amount in the following cases। इसने कहा भाई अब फॉर एग्जांपल ऑडिटर कह रहा है कि यार मार्केट इंटरेस्ट रेट एकदम बढ़ गए, मॉनेटरी पॉलिसी है उसने मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, आप अपनी रिकवरेबल अमाउंट एस्टिमेट कर लो। सही है सर। तो अब इसने कहा हो सकता है इन केसेस में आप ये एग्जांपल देके समझा, देखो आईएएस कितना प्यार से आपको समझाता है, बोलता है ये देखिए एग्जांपल दे रहा हूं तुझे, क्या कह रहा है, if the discount rate used in calculating the assets value in use is unlikely to be affected by the increase in market rates, for example increase in short term interest rates may not have a material effect on the discount rate used for an asset that has a long remaining useful। हमने कहा मार्केट इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कहा हमने टेम्पररी तौर पे बढ़ाए, अभी हम चाह रहे हैं कि यार कुछ जो है हमारे पास पैसे आ जाए गवर्नमेंट के पास, तो उन्होंने एकदम से बोला हमने बढ़ा दिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमने इसको नहीं बढ़ाया। तो अब आप कहेंगे देखो यार मेरी एसेट की तो 20 साल लाइफ बढ़ी है, टाइम बीइंग गवर्नमेंट खुद कह रही है शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर हमने मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है तो मैं अपनी वैल्यू इन यूज वापस क्यों कैलकुलेट करूं। समझ रहे हो सर। तो सर ये चीजें अब अगले देखो, अगले जो इसका हेड आया उसने कहा मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कैसे मेजर करेंगे, फिर कह रहा है मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट विद एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है, क्या कह रहा है, Paragraph 10 requires an intangible asset with an indefinite useful life to be tested for impairment annually by comparing its recoverable amount with its carrying on, irrespective whether there is an indication that it may be impaired. However, the most recent detailed calculation of such an asset recoverable amount made in the preceding period may be used in the impairment test for the asset in the provided all the following criteria are। अब सर याद रखना कुछ पैराग्राफ होते हैं जिनकी थ्योरेटिकल इंप्लीकेशंस तो होती है, प्रैक्टिकल इतनी, लेकिन अगर आईकेएफ ने फिर भी पूछ लिया इस किस्म की चीज, एक सवाल आ गया, कॉन्सेप्चुअल सवाल हो गया, क्या आप बताओ इनडेफिनेट वाले जो है उसका इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ वाले इंटेंजिबल की कैसे कैलकुलेट करोगे रिकवरी। अब तो नहीं आता थ्योरेटिकल, लेकिन आ सकता है, 2-4 नंबर का उसने सवाल दे दिया, तो अब आप क्या करोगे इस किस्म की चीजों के लिए, आपको पता हो कि स्टैंडर्ड में ये सब बातें लिखी हुई। इफ द इंटेंजिबल एसेट, इसने कहा पिछले सालों में जो तुमने रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया था जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है, उसको तुम पिछले सालों की वर्किंग उठा सकते हो, बस उसको एक साल आगे लाना होगा ना भाई, बाकी तुम्हें चीजों को वापस एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, if the intangible asset does not generate cash inflows from continuing use that are largely independent of those from the other assets or group of assets and is therefore tested for impairment as part of the CGU to which it belongs, the assets and liabilities making up the unit have not changed significantly since the most recent account। उसने कहा हमारा इंटेंजिबल था वो किसी CGU का हिस्सा था, वो किसी एक CGU का हिस्सा था और CGU में बाकी कोई चेंज नहीं है, हमें लग रहा है इंटेंजिबल में कुछ मसला है, और वो इंटेंजिबल जिसकी लाइफ क्या है उसको आपने हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। तो अब आप कहेंगे जिस सीजीयू का वो हिस्सा है उसके अंदर कुछ मसला नहीं है तो इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग क्यों करूं। सही है सर। फिर आ रहा है मोस्ट रीसेंट रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेशन रिजल्टेड इन एन अमाउंट दैट एक्सीडेड द एसेट्स कैरिंग अमाउंट बाय अ सब्सटेंशियल, वही बात, और बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इवेंट्स that have occurred and circum that have changed since the most recent recoverable amount calculation, the likelihood that a current recoverable amount determination would be less than the assets carrying amount is, बोला पहले भी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा था और अभी भी यही लगता है, कुछ खास फर्क नहीं आया है। तो अब ये बेसिकली कह रहा है एक ऐसा एसेट जिसकी लाइफ इंडेफिनिट है उसकी आपको इंपेयरमेंट टेस्टिंग तो हर साल करनी, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए तुम हर साल रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, अगर ये कंडीशंस मीट हो गई तो नहीं करोगे। आपको पता था पिछली दफा चेक किया था और रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट में बहुत डिफरेंस था। फिर पिछली दफा जब हमने टेस्ट किया था और उस दफा कोई खास फर्क नहीं आया तो हम पिछली दफा का रिकवरेबल अमाउंट भी क्लाइंट एज एन ऑडिटर को दे सकता है। सही है सर। फिर इसने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की बातें की। देख रहे हैं सर डिलीटेड लिखा आ रहा है, ऐसा डिलीटेड आपने कहीं और भी देखा होगा, कहां देखा है? अबे व्हाट्सएप के अलावा भी देखा होगा सर। ऐसा डिलीटेड आपने, अगर आपने ऑर्डिनेंस से टैक्स पढ़ा है, अगर आपने ऑर्डिनेंस से टैक्स पढ़ा है तो उसमें होता है डिलीटेड। सर अजीम सिद्दीकी के कितने स्टूडेंट्स हैं? कोई? वो तो पढ़ाते ऑर्डिनेंस, सब पढ़ाते नहीं पढ़ाते?
सर फिर इसने देखे वैल्यू इन यूज की बातें की, फिर इसने वैल्यू इन यूज की बातें की, बेसिस फॉर फ्यूचर एस्टिमेट्स की बातें की। और सर ये देखें डिफरेंट पैराग्राफ है, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस की अलग बातें कर रहा है, रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग इंपेयरमेंट लॉस की बातें कर रहा है, सीजीयू एंड गुडविल के ऊपर कितनी सारी बातें ये दरिंदा कर रहा है। फिर हम आगे आए, अब हम आगे आएंगे, हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड होंगे, इंपेयरमेंट लॉस फॉर सीजीयू, जितनी चीजें आप सर देखें बीच में से एक एग्जांपल भी घुसा दी है, मैं आपको बात कर रहा हूं पेज नंबर 33 की। पेज नंबर 33 में इस किस्म के एग्जांपल्स हैं, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस भी है, ये तमाम चीजें हैं। एंड में क्या आ गया, डिस्क्लोजर्स। सर पेपर में याद रखिएगा किसी ऐसे स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर आ गए जो कि आपको याद कि यार इसके डिस्क्लोजर में क्या होता है। हर स्टैंडर्ड में एक डिस्क्लोजर वाला पैराग्राफ मौजूद होता है, वो आपको क्लियर कट अल्फाज में बताएगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। इसका एक आसान तरीका बताऊं, अब तो मुझे अब तो खैर इतनी जरूरत नहीं आती, लेकिन वो जब मैं स्टूडेंट था तो आइए फारिस में हम ये करते थे कि हम उन बच्चों में तो थे नहीं कि वो अलग से सेपरेटर यूज करें, तो जो डिस्क्लोजर वाले पर्चे होते थे ना, तो हम एक काम ये करते थे, जो स्टैंडर्ड लेके जाने होते थे उसका हम पेज मोड़ लेते थे। सही है सर, तो हमें पता होता था कि यार ये मुड़े हुए पेज हैं सारे किसके हैं, क्योंकि पेपर में अफेक्टिवली वही काम आता है। सर एंड में आ रहा है ट्रांजिशन प्रोविजन एंड अफेक्टिव डेट, क्या मतलब होता है इसका? भाई जब एक स्टैंडर्ड चेंज होता है ना, तो हमने कहा नया स्टैंडर्ड आता है तो ये बताता है नया स्टैंडर्ड कब से अफेक्टिव है। और ट्रांजिशन प्रोविजन क्या है, याद होगा किसी जमाने में आइए सेट में पढ़ते थे FR2 में, ट्रांजिशनल प्रोविजंस कि कब से नया स्टैंडर्ड अप्लाई करना है। पिछले चेंज इन पॉलिसी तो हमने कहा रेट्रोस्पेक्टिव है, 1 साल पहले से 2 साल पहले से ये हम पढ़ते थे, ये उनकी बात कर रहा है। अब देखो 139 में एन एंटिटी शैल अप्लाई दिस स्टैंडर्ड टू गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर विच द एग्रीमेंट डेट इज ऑन 31 मार्च 2000। बोला इस स्टैंडर्ड के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट या इंटेंजिबल एसेट की इंपेयरमेंट तुम्हें कब चीजें अप्लाई करनी है, 31 मार्च 2004, इससे पहले वाला पुराने के हिसाब से होगा। और बाकी ऑल अदर एसेट्स प्रोस्पेक्टिवली, इसको आपने बाकी एसेट्स पे ऊपर क्या अप्लाई करना है, प्रोस्पेक्टिवली, तो प्रोस्पेक्टिव हमें बता दिया। फिर एड में कहता है विड्रॉवल ऑफ IS 36, फिर कहता है यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स, ये तमाम बातें की, लेकिन ये सब चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है। सही है सर, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो अप्रोच प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकालो, ये सब चीजें आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। डिस्काउंट रेट की इसने मजीद बातें की है। एंड में इसने कहा है अपेंडिक्स बी और अपेंडिक्स सी, अपेंडिक्स बी और अपेंडिक्स सी में मजीद कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि भाई एलोकेट कैसे करोगे। सर देखें ये वही है कि अगर आप में से एक बच्चा अपेंडिक्स बी और अपेंडिक्स सी की अहमियत समझे, आप में से एक बच्चा मेरे पास आया कि सर मुझे ये चीज समझा दें, अभी क्लास के दौरान जो सर मुझे चीज समझा दें, मैंने कहा भाई मैंने उसको समझा दी, लेकिन उस बच्चे को फिर भी वो चीज समझ में नहीं आई, मैं कहूँगा यार अभी आगे बढ़ते तो क्लास के बाद मेरे पास आ जा। यही चीज यहाँ पे होती है। स्टैंडर्ड ने बोल्ड पैराग्राफ दिया, उसके साथ कुछ बातें मेन समझा दी, लेकिन इसने क्या कुछ होंगे जिनको इससे ज्यादा डिटेल की जरूरत होगी। तो उसने कह दिया कॉर्पोरेट एसेट्स हैं उनको आपने एलोकेट करना है, और उनकी जो एलोकेशन होगी वो बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट होगी, ये चीजें होंगी। अब जो मजीद बातें हैं यार, एलोकेशन जब बेस्ड ऑन कैरिंग अमाउंट होगी तो उसमें तुम्हें ये देखना है तो एलोकेबल होए या नहीं है, तब क्या करोगे, ये सब बातें वो अपेंडिक्स में बताएगा। सही है सर, तो वो आपको कहेगा कि कब करना है अब। सही है सर। सर हमने कहा ये तो बेसिकली इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, ये तो सारी डिस्क्रिप्शन थी, इसका एक वॉल्यूम 2 भी होता है। ये तो मैंने आपको टेक्स्ट दिया, इसका वॉल्यूम 2 भी होता है, और आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसमें एग्जांपल्स होती है, उसमें क्या होती है, अब तो वो जमाने गए, तो अगले सर हमने काफी चीजें जो देखी ना वो उसमें से पूछी गई और पूछता रहता है। अब वो जमाने गए, उसको पता है कि यार अब वो उसमें भी घुमाता है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एग्जांपल्स पूछता है। अब सर जैसे एक बच्चा है, उसने मुझसे एक बड़ी अच्छी सवाल पूछा था और मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने एग्जांपल्स पढ़ी। तुम सब भी अपेंडिक्स बी की सारी एग्जांपल्स एक दफा घुमाओ, इसमें से सिर्फ जो बोल्ड पैराग्राफ है वो पढ़ोगे। सही है सर, सही है सर। हाँ अपेंडिक्स बी भी सेंड कर दो सर। और ये खुदारा ये सब याद रखें, अब आप बड़े हो गए हैं और आपको IFRS लेने हैं। जिन बच्चों के देखें इस दफा का रिजल्ट
अल्लाह करे कि जैसे ऑटम 19 के अटेम्प्ट में हुआ था कि उसने नल का खोला था वैसे अटेम्प्ट पड़ जाए तो एफएफआर का रिजल्ट अच्छा आएगा, वरना आई एम एक्सपेक्टिंग इस दफा 20-25% से ज्यादा एफएफआर का रिजल्ट नहीं आया। बच्चे की हालत टाइट है, बच्चे से IFRS 9 का सवाल पेपर में नहीं समझ आया और बच्चे से क्वेश्चन नंबर 4 नहीं समझ। तो इन दो बच्चा सिर्फ कंसोलिडेशन और IFRS 15 कर गया, उसने IFRS 15 थोड़ा सा हल्का कर दिया और स्पेशलाइज। तो 3 सवाल में बच्चा उम्मीद कर रहा है कि यार मैं पास हो जाऊं। मुश्किल होता है लेकिन चमत्कार हो सकता है। चलिए साहब एक एग्जांपल मुझे आपसे डिस्कस, सिर्फ एग्जांपल की आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। कुछ चीजें एग्जांपल हम सवाल में कवर की होंगी, सही है सर। कुछ एग्जांपल्स को हम सवाल में ढाल देते हैं। जिन बच्चों ने IFRS 15 और IFRS 16 पढ़ा है उनको पता है कि सर हमने ज्यादातर एग्जांपल्स उनकी क्लास में हैंडआउट में कवर कर ली, लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपको खुद भी, आप सुनिएगा खामोशी, एक एग्जांपल है उसको बस करके फिर इसको एक दफा रिवाइज करके खत्म करते हैं। सर एग्जांपल है स्टैंडर्ड में दो फैक्ट्रीज समझ ले, दो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री एक्स और फैक्ट्री एक्स सुनिएगा, फैक्ट्री एक्स फैक्ट्री वाई को गुड्स सप्लाई करती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, लेकिन उसने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ट्रांसफर प्राइस पे करती है। किस पे करती है? ट्रांसफर प्राइसिंग आपको कॉस्टिंग में पढ़ाई इसलिए जाती है ताकि आपको ये चीजें समझ में आए। ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या होता है? बेचता है और उसके ऊपर एक प्रॉफिट परसेंटेज एस्टिमेट करता है, सही है। अब उसने ये एग्जांपल बनाया, एग्जांपल में कोई खास उसने ये पूछा कि बताओ XCGU है, Y है या दोनों मिला? एक एंटिटी है उसमें फैक्ट्री एक्स है फैक्ट्री वाई है, मुझे बताओ उसमें CGU एक्स है वाई है दोनों, ये रॉ मटेरियल बनाता है, इसको ट्रांसफर प्राइसिंग पे बेचता है, किसको? वाई। और फिर सर हमने कहा दोनों मिलाकर है या अलग? एक्स वाई मिलाकर है, एक्स अलग है वाई अलग है? कितने लोग करें मिलाकर है, कितने लोग करें अलग अलग है? जो करें अलग अलग है वो सही है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपना जब ट्रांसफर प्राइस पे बेच सकते हैं तो ट्रांसफर प्राइस के लिए तुमने एक प्रॉफिट परसेंटेज ली होगी। प्रॉफिट परसेंटेज यूजुअली उसी जो प्रोडक्ट की निकाल सकते हो जो कि मार्केट वैल्यू जिसके निकले। तो सर समझ रहे हैं, तो बेसिकली इस किस्म की चीजें इलस्ट्रेशंस स्टैंडर्ड के अंदर मौजूद है और आप लोग इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो मजहर स्टैंडर्ड को पढ़ना सीखे। मुझसे कुछ बच्चे आए मुझे उन्होंने कहा कि सर आप FFR में, सही है, आप FFR में सर स्टैंड से जरूर पढ़वाएगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा सर देखिए हमें बड़ी शर्मिंदगी होती है, हमारे सीनियर्स ने पढ़ा हुआ है सर काजिम अब्बास से। सर काजिम अब्बास माशाल्लाह एक लेजेंडरी टीचर थे और वो स्टैंडर्ड से पढ़ाते थे, सही है। अब फाइनल लेवल पे सर कोई स्टैंड से नहीं पढ़ाता, सही था, पढ़ाता था क्योंकि सर ईमानदारी की बात है, मैं खुद भी सर स्टैंड से आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं करा सकेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड का आपको आइडिया देना जरूरी है, बताना जरूरी है कि यार ये चीजें पढ़ लो, इसमें से ये चीजें करो, हर इसमें हम घुमाएंगे। सर क्यों? इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने कहा ना, आपके पास हर कंपनी में चाहे CFO पढ़ता हो ना पढ़ता हो उसके पास IFRS लगे हुए होते हैं, तो अब वो IFRS आपको खोल के पढ़नी आनी चाहिए। आज के बच्चे सर हमें पता ही नहीं होता क्या बात है, हमारा सीनियर पहुंच जाता है कि ये चीज स्टैंडर्ड में लिखी हुई होती है, उसने देखा नहीं होता और उसको पता होता है, उसको ढूंढने आता है। मतलब हम कभी गलती से भी खोलते तो हम ढूंढते रहते हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ते, सही है सर। तो हमने कहा सर क्विकली एक दफा इंपेयरमेंट को अपने आप को रिवाइज करवा रहा हूं, हमने इंपेयरमेंट ये दोबारा सर इसमें एग्जांपल ये उसमें इसने कहा है एक्स वाई को एक चीज बेचता है, रॉ मटेरियल देता है, वाई उसको आगे प्रोसेस करता है, बेच देता है। उसने कहा एक्स और वाई के अलग अलग CGU, मतलब उसने सवाल बाकी नॉर्मल सवाल था और एक्स और वाई को अलग अलग CGU कंसीडर करने की मतलब बच्चे को बताया नहीं क्या वजह है। तो हमने कहा वजह उसने दी ट्रांसफर प्राइसिंग, उसने कहा था एक्स वाई को बेचता है ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का मतलब उसने अजम्पशन ली अगर एक चीज के तुम ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहे हो तो उसकी डिफॉल्ट अजम्पशन ये बन रही है कि उसकी मार्केट वैल्यू, तो तुम्हारा प्रोडक्ट अगर एक्स का प्रोडक्ट मार्केटेबल है अकेले में तो वो एक अलग से क्या है CGU, सही है सर। तो अब क्विकली रिवाइज करते हैं इंपेयरमेंट शुरू से। हमने कहा सर इंपेयरमेंट जरूरी नहीं बट अजम्पशन, एक नेचुरल अजम्पशन तो बनती है ना सर। IKP खेल सकते हैं और IKP क्या करता है सर, एक बच्चा कहता है जरूरी तो नहीं होगा, IKP ये काम करता है, IKP एक सवाल दे देता है कर देता है, टीचर कहता है ये जरूरी तो नहीं है,
आईकेएफ कहता है सर ये देखें स्टैंडर्ड की एग्जांपल। अब जब वो कहता है स्टैंडर्ड की एग्जांपल है तो फिर आप भले उसको 100 दफा समझाओगे भाई ये असम्पशन भी हो सकती है, बोलता नहीं सर क्या है स्टैंडर्ड की एग्जांपल है, और वो कहता है सर स्टैंडर्ड में कितना सोच समझ के लिखा जाता है। चलो सर इम्पेयरमेंट पे आए। इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट कब होगी? जब कैरिंग अमाउंट रिकॉर्डेबल अमाउंट क्या होती है? हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू है फेयर वैल्यू में बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट और मार्केट वैल्यू। डिफरेंट मार्केट से आईएफआरएस 13 आ गया, डिफरेंट मार्केट से तो कौन सी वैल्यू उठाओ? ज्यादा ट्रांजैक्शन या हाईएस्ट वैल्यू? सही है सर, हाईएस्ट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आईएफआरएस 13 का इंपैक्ट कौन से सवाल में देखा था? विंटर 16। सही है सर, फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने कहा था कॉस्ट टू सेल में कौन सी चीजें आएंगी? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या है सर? जो कि बेचने के लिए जरूरी हो आम हालात में इनका। सर फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? वैल्यू इन यूज। दो तरह के कैश फ्लोस कौन से? यूज और डिस्पोजल। कौन से नहीं आएंगे? 4 तरह के नहीं आएंगे। कौन से? टैक्स, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाले, पास्ट एक्सपेंसेस और लीज वाले। सही है, वो नहीं आएंगे। सर फिर हम और आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर डिस्काउंट टैक्स रेट भी कौन सा होगा? प्री टैक्स। सर फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा इम्पेयरमेंट का रिवर्सल हुआ। रिवर्सल में याद रखना सिंपल बात, जो एक्चुअल इम्पेयरमेंट चार्ज की उतनी ज्यादा रिवर्स उसको उसने कैसे डिफाइन किया? लोअर ऑफ व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट। सर फिर हम और आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? वो छोटे से छोटा ग्रुप ऑफ एसेट जो कि पूरी कंपनी को बंद करो, अकेला कैश जनरेट। यूनिलीवर के लिए जेट स्पॉट सीजीयू विदाउट गुडविल, फतेह अली केमिकल सीजीयू विद गुडविल। सर अगर सीजीयू उसमें इम्पेयरमेंट आ रही है तो सबसे पहले गोली कौन खाएगा? स्पेसिफिक एसिड, जो बता दे कि मैं खुद याद है ब्रांड वाला स्पार्कल। और उसके बाद हमने कहा कि सर हमारे पास अदर एसेट्स, फिर गुडविल के बाद अदर एसेट्स आ जाएंगे। सही है सर। फिर और अगर वो है जिसमें इम्पेयरमेंट नहीं है और जिसके अंदर गुडविल नहीं है तो सबसे पहले स्पेसिफिक और फिर हमने कहा उसके बाद उसमें आ जाएंगे अदर एसेट्स। सर फिर आगे बढ़े, हमने कहा कि हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया, वो क्या था? हमने सर एक और कॉन्सेप्ट रखा कि गुडविल एलोकेबल हो सकती है, और अगर गुडविल एलोकेबल है तो एलोकेट करो, उसके बाद सीजीयू की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करो जो अफेक्टेड है नॉर्मल। लेकिन अगर गुडविल एलोकेबल तो सबसे पहले क्या करोगे? उस सीजीयू को जो अफेक्टेड है उसकी इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे, उसके बाद तमाम सीजीयू इंक्लूडिंग गुडविल की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। फिर हमने एक और कॉन्सेप्ट आया कॉर्पोरेट एसेट्स। कॉर्पोरेट एसेट्स के केस में क्या था? हमने कहा अगर कॉर्पोरेट एसेट्स है अगर एलोकेबल है तो एलोकेट कर दो, अगर एलोकेबल तो पहले अफेक्टेड कॉर्पोरेट एसेट को, उसके बाद तमाम अफेक्टेड सीजीयू को, और उसके बाद तमाम सीजीयूज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एसेट। उसकी क्या करोगे? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करोगे। सर क्या इम्पेयरमेंट के बाद कैरिंग अमाउंट हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वैल्यू इन यूज और जीरो से जा सकती है नीचे? नहीं सर। तो हमने कहा सर नहीं जा सकती, तो ये रूल भी हमें याद रखना है। इसकी वजह से फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड भी होते हैं। सर फिर हम और आगे बढ़े, हम मजीद आगे बढ़े और शदीद आगे बढ़े, और हमने सर मजीद आगे बढ़ते हुए ये भी पढ़ा कि एक शरारत आई इंटर 20 क्वेश्चन में, एक कॉर्पोरेट एसेट सारे सीजीयूज का बेनिफिट नहीं दे रहा था, सिर्फ 2 को दे रहा था, तो आप क्या करेंगे? उसको एलोकेट करेंगे। कौन सी बेसिस पर? आप 2 की बेसिस पे उनको कैरिंग अमाउंट की बेस पे करेंगे। सर याद है हम वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट निकालते थे, क्यों निकालते थे? हमने कहा हम वेटेड एवरेज कैरिंग अमाउंट निकालते थे जब हमने कहा कि सर हमने कहा कॉर्पोरेट एसेट्स जो है सीजीयूज को बेनिफिट तो दे रहे हैं लेकिन हर सीजीयू की लाइफ अलग अलग है, तो हमने कहा वेटेड एवरेज निकालते थे ताकि सही से उनकी एलोकेशन हो जाए। अगर एक एसेट को 8 साल बेनिफिट देगा, एक को 10 साल देगा, तो 10 साल वाले के ऊपर ज्यादा अमाउंट जाना चाहिए। सही है सर। तो हम इसीलिए वेटेड एवरेज अमाउंट भी निकालते थे।
सर फिर हम आगे बढ़े थे और पिछली क्लास में हमने सर ये खत्म करने के बाद एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिनर्जेटिक और सिनर्जेटिक गुडविल और नॉन सिनर्जेटिक, जिससे आपको सिनर्जी बेनिफिट मिले। केएनएस और शाह कॉमर्स वाली एग्जांपल याद रहेगी सर। और हमने कहा नॉन सिनर्जेटिक नॉर्मल। अब सर जब भी बाय डिफॉल्ट इंपेयरमेंट आएगी किसके जाएगी? सिनर्जेटिक पे कब जाएगी? जब वाज़ेह अल्फाज में बताया कि सिनर्जी, शाह कॉमर्स वालों के ऊपर फांसी का फतवा आगे कर दिया, तो हमने कहा अब केएनएस सिनर्जेटिक गुडविल को क्या करेगा? इंपेयर। सर फिर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा नॉशनल गुडविल का कॉन्सेप्ट। नॉशनल गुडविल क्या होती है? प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड में आती है एनसीआई की वो गुडविल जो हमने रिकॉर्ड, क्यों जरूरत है इसको रिकॉर्ड करने की? क्योंकि हमने कहा सर इसलिए जरूरत है कि हम 100% नेट एसेट्स ले रहे हैं, लेकिन गुडविल अगर 1% सिर्फ पेरेंट के लेंगे तो ये ज्यादती है। इसको क्या करो, इसको लेंगे इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए, इसके ऊपर हमने कहा इंपेयरमेंट एलोकेट करेंगे, यस सर करेंगे, लेकिन एंट्री नहीं बनाएंगे। फिर हमने सर पास पेपर्स के भी 4 सवाल देखे थे, उन 4 में हमने लास्ट रिवीजन कितने को किया। अब सर इस हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 14 इंपेयरमेंट ऑफ एसोसिएट, इसके ऊपर लिख दें विद कंसोलिडेशन। मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे, क्योंकि हम जब कंसोलिडेशन कर लेंगे तो आप इस काबिल होंगे, बड़े आराम से करेंगे। इसके अलावा सर इस हैंडआउट के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो आपके असाइनमेंट वो आपने करने हैं, जो कि आप नहीं करेंगे लेकिन फिर भी एमसीक्यू सारे आपके असाइनमेंट्स थे, जिन बच्चों ने कर दिया हल्के एमसीक्यू सर ये सब। अगला टॉपिक इंशाल्लाह हफ्ते को शुरू होगा। अब 1 मिनट रुक जाए। एक सर कितने लोग कह रहे हैं शो ऑफ हैंड्स करें फिजिकल में? पहले कितने लोग कह रहे हैं कंसोलिडेशन? कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं 9? अच्छा सर, अच्छा आप मुझे बताएं, ए ऑनलाइन वाले बच्चों, सर एक बच्चा कह रहा है सर भाई ऑनलाइन वाले बच्चों अब आपकी बारी। कितने लोग कह रहे हैं कंसोलिडेशन? पहले आप लोग बताएं, सी लिख दे जो कह रहे हैं कंसोलिडेशन, मुझे बताया पूरा लिख दे, आपको सुस्ती होगी। सर चले हम, मेरी खुद की भी ख्वाहिश है कंसोलिडेशन के ऊपर इसको बजा सकते हैं। सर कंसोलिडेशन जो है ना वो थोड़ा सा डिस्पर्स्ड है, सुनना डिस्पर्स्ड तो आई सर डिस्पर्स ऐसा है कि उसमें आप देखेंगे जो तुमने बचपन में अकाउंटिंग पढ़ी है कंसोलिडेशन, उसको तो हम 1-1.5 क्लास में निपटा देंगे लेकिन बचपन की कदर इतनी हल्की है। लेकिन सर जो यहाँ पर बाकी है ना, सब्सिडी को आपने स्टेप अक्वायर्ड किए, वहां पर तो एक साथ पूरा झपटा मार देता सब्सिडी पे, पहले 20% फिर 20% फिर 20%। सही है सर, इस किस्म की होगी। फॉरेन सब्सिडी को अक्वायर कर रहे हो, सब्सिडी को डिस्पोज कर रहे हो, तो सर इससे उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह की एक डिस्बर्समेंट में होगी। तो हम एक काम ये करते हैं, कंसोलिडेशन की इब्तिदा करते हैं, इसके बाद चलेगा आपका सीजन भी चलेगा। जुलाई के एंड में कंसोलिडेशन खत्म होगा, आपका सीजन भी खत्म। फिर करेंगे IFRS 9, IFRS 9 करेंगे। और सर IFRS 9 के लिए याद रखिएगा, दिमाग आपका बहुत ज्यादा हाजिर होना चाहिए। चले सर, तो हम मिलेंगे हफ्ते को 6:45 बजे ही क्लास होगी। सही है सर? यार देखो मेरी ख्वाहिश है कि सुबह में क्लास रख दूं, लेकिन कुछ बच्चों की फर्म होती है हफ्ते को। चले सर मिलते हैं हफ्ते को। 1 मिनट जा, अल्लाह कोई सवाल है तो पूछ सकते, नहीं तो जा सकते। ओके मेरा बच्चा, अल्लाह।